राजधानी बनने के पहले जो था ये दिल्ली, वो पंजाब प्रोविंस का हिस्सा थी। तो जब राजधानी अंग्रेजों ने बनाया इसको, तो इसको पंजाब प्रोविंस से अलग कर दिया। जो दिल्ली में पहला कोई एक्ट आया, कोई अधिनियम आया, वो क्या था? वो दिल्ली का जो अपना पहला अधिनियम बना है ना, वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट था 1912 का जी। वो बना, उससे जो है दिल्ली गवर्न होने लगी, शासित होने लगी। ये जो महानगर परिषद थी, बेशक इसकी शक्तियां जो है सीमित थी, लेकिन इसने दिल्ली को कई सारे बड़े नेता दिए। नमस्कार, पोल फ्लैश के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले 2 एपिसोड में हमने जाना कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसका इतिहास क्या था। इसके बाद हमने दूसरे एपिसोड में चर्चा की थी कि एमसीडी कैसे आई थी, डीएमसी एक्ट कैसे आया था और जो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, वो कैसे बना था। आज हम फिर से आपके सामने रूबरू हुए हैं। मैं हूँ दीपक कार्की, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार। ये आज हमें बताएंगे कि दिल्ली में गवर्नेंस कैसे आई थी। जी, वो बात की थी कि एमसीडी कैसे बनी थी। हम लोगों ने उस पीरियड का एनालिसिस किया हुआ था। राज्य बना दिल्ली, राज्य बनने के बाद फिर विधानसभा भंग कर दी गई, ख़त्म कर दिया स्टेटस इसका स्टेट का, यूटी बन गया। फिर डीएमसी एक्ट बना, एमसीडी का गठन हुआ 57 में डीएमसी एक्ट के थ्रू। फिर उसके थ्रू जो है दिल्ली गवर्न होती रही। तो हमने इतनी सारी चीज़ें जानी थी, उसके विस्तार जानकारी के लिए आपको एपिसोड देखने पड़ेंगे। लेकिन सर, जो दिल्ली में पहला कोई एक्ट आया, कोई अधिनियम आया, वो क्या था? वो दिल्ली का जो अपना पहला अधिनियम बना है ना, वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट था 1912 का जी। वो बना, उससे जो है दिल्ली गवर्न होने लगी, शासित होने लगी। अब ये इसलिए बना कि 1911 में दिल्ली राजधानी बन गई थी। राजधानी बनने के पहले जो था ये दिल्ली, वो पंजाब प्रोविंस का हिस्सा थी। तो जब राजधानी अंग्रेजों ने बनाया इसको, तो इसको पंजाब प्रोविंस से अलग कर दिया जी। और दिल्ली को गवर्न करने के लिए दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 1912 इम्प्लीमेंट किया। उसमें जो है किया ये कि दिल्ली के लिए एक चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया गया। तो चीफ कमिश्नर के थ्रू दिल्ली गवर्न होना शुरू हुई और चीफ कमिश्नर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करता था। और ये जो टाइम चलता रहा ना, ये आज़ादी तक चलता रहा। 1919 का एक्ट आया, 1931 का एक्ट आया। दोनों में जो है इसके स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं की गई। वो उसी तरह रहा जैसे 1912 वाला जो एक्ट था। मतलब वो स्टेट से ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रही थी, वो अभी भी स्टेट थी और गवर्नेंस कमोबेश वो यूटी जैसी ही थी। कोई यहाँ पे इलेक्टेड बॉडी नहीं थी। अच्छा। 1912 में या 1919 में या 1931 में वो चीफ कमिश्नर के थ्रू ही यहाँ का शासन चलता था। आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के दौरान जैसा हम लोगों ने बात की थी, उस पर भी काफ़ी डिबेट हुआ था विधानसभा में। पट्टाभी सीतारामैया की लीडरशिप में एक कमेटी बनी थी जिसका ये मानना था कि स्वशासन दिल्ली को मिलना चाहिए, दिल्ली को स्टेट मिलना चाहिए। लेकिन दूसरे जो मेंबर थे, ये लोग जो है ये चाहते थे कि नहीं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल है, तो दूसरे जो विदेश की जो राजधानियाँ हैं, उस तरह से ये जो कैपिटल है इंडिया की, वो सेंटर से गवर्न होनी चाहिए। लंबा डिबेट हुआ इसमें और फिर फाइनली ये हुआ कि इसको सी कैटेगरी में डाल दिया। सी कैटेगरी के जो स्टेट थे वो चीफ कमिश्नर के थ्रू गवर्न होते थे, लेकिन उसमें एक विधायिका थी। विधायिका मतलब हुआ चुने हुए लोगों के, चुने हुए प्रतिनिधियों की संस्था। लेकिन दिल्ली को उससे बाहर रखा गया। अच्छा, तो अभी तक दिल्ली वंचित थी पूरी तरह। हाँ, जब 63 में भी जो कुछ यूटी में विधायिका जो दी, मतलब एलजी कब आए थे दिल्ली में? जो चीफ कमिश्नर था, वो जो पोस्ट है ना, वो चलती रही 66 तक। फिर उसके बाद जो चेंज हुआ वो आया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 66। इसके तहत जो है दिल्ली में एक महानगर परिषद का गठन हुआ। मतलब आम लोग उसका चुनाव करते थे? आम लोग चुनाव करते थे, जैसे इस समय जो है विधानसभा करते हैं। जैसे हम लोग जो है ना इस समय जिस फेज में हैं, जैसे अपने विधायकों का चुनाव कर रहे हैं, उसी तरह उस समय जो है वो जो महानगर परिषद थी, उसके जो मेंबर थे उनका वो चुनाव करते थे, जिसको पार्षद कहते थे। तो करीब मतलब 14 सालों के बाद वापस से जो सियासत थी दिल्ली में आ रही थी फिर से। हाँ, जैसे 52 में चुनाव हुए थे, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी। उसके बाद 66 में फिर चुनाव हुए थे। 66 में चुनाव हुआ। हाँ। और इसमें हुआ कि इसका भी जो स्ट्रक्चर था ना, 66 में जैसे एक्ट आया तो उसमें तुरंत जो है अंतरिम कमेटी बना दी। तुरंत इलेक्शन नहीं हुआ। इलेक्शन जो हुआ अगले साल हुआ इसका। और वो कुछ इलेक्शन ऐसा ही था जैसे इस समय इलेक्शन होता है।
पार्टियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी, दल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। जो बड़े दल उस समय थे वो थे भाजपा से पहले का जनसंघ, तो जनसंघ के नाम से जाना जाता था, और कांग्रेस थी। तो कहीं ना कहीं उनका भी कोई कार्यकाल रहा होगा, धीरे धीरे चुने जाते होंगे। तो उनका भी जो टाइम पीरियड था ना वो एक नियत समय के लिए चुने जाते थे। और उसका जो था, उसकी जो मेंबर की संख्या थी वो 56 का जो है 56 का चुनाव होता था, और 5 जो हैं राष्ट्रपति से नामित होते थे। इसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी थी, मतलब तो जनरल असेंबली हो गई है 61 लोगों की, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी वो, जो जिसमें जो है 4 मेंबर थे। तो वो 4 लोग कैबिनेट मंत्री होते थे उस जमाने में, मतलब एग्जीक्यूटिव 4 का पूरा था वो। हाँ। और उसमें 4 में जो है जैसे अभी होता है कि कैबिनेट है, मुख्यमंत्री उसको लीड कर रहा है, उसी समय जो 4 का था वो उसमें मुख्य कार्यकारी पार्षद उसको लीड करता था। 3 उसके मेंबर थे। तो लगभग सभी टाइप के चुनाव होने लग गए थे, जैसे आजकल पार्षद के होते हैं, उसके होते हैं। पार्षद का तो एमसीडी चली रही थी, एमसीडी कंटिन्यू कर ही रही थी। इस तरह वो गवर्न कर होना दिल्ली शुरू हुई उस अधिनियम से। अच्छा, तो दोनों उसके नेताओं के साथ साथ लोग भी ग्रो कर रहे थे इस दौरान, और लोग चुनते जा रहे थे, और जैसे पहले सरकारें बदल रही थी। पहले जो कार्यकारी मुख्य कार्यकारी पार्षद थे वो विजय कुमार मल्होत्रा जी थे, भाजपा के बड़े नेता हैं, अब तो बुजुर्ग हो गए थे। पहले मुख्य कार्यकारी पार्षद थे, और पहली बार जो उसका चुनाव हुआ था उसमें जनसंघ जो है वो जीती थी। फिर ऐसे कई पार्टियां आ रही थी। दूसरी बार जो चुनाव हुआ वो कांग्रेस जीती। तीसरी बार चुनाव हुआ तो वो जनता पार्टी जीती। चौथी बार जो चुनाव हुआ उसमें जो है फिर कांग्रेस जीती। और ये जो कांग्रेस चौथी बार जो हुआ था 1983 में हुआ था चुनाव इसका। तो 83 से 90 तक इसका कार्यकाल था। उसका उम्मन कार्यकाल जो था ना वो 5 साल का था। शायद बीच में एक बार सरकार फिर से गिर गई थी ना? नहीं, सरकार उसमें नहीं गिरी थी। उसमें हुआ यह था ना 77 में जब जनता पार्टी जीती थी इसमें 77 में, लेकिन 80 में इसको भंग कर दिया गया था। फिर 83 में इसका चुनाव हुआ। मतलब 3 साल तक फिर से कोई 3 साल तक जैसे अभी होता है ना राष्ट्रपति शासन हो जाता है, उसी तरह से जो है राष्ट्रपति शासन यहाँ लगा दिया गया था। सर कितनी देर तक और चलता रहा, कितने सालों तक? क्योंकि शायद एक पॉइंट तो ऐसा आया होगा कि जब एलजी शासन तो था उसके साथ उसको भी जोड़ दिया गया हो, किसी मुख्यमंत्री को भी जोड़ दिया। जैसे अभी विधानसभा अध्यक्ष होता है वैसे उस समय उस महानगर परिषद का एक अध्यक्ष होता था। LK आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है वरिष्ठ भाजपा नेता, वो उसके अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन इसके साथ दिक्कत जो थी ना, मतलब इसको पावर ज़्यादा नहीं थी। ये बहुत होता था तो ये परामर्शदायी संस्था एक तरह से थी, फाइनेंस पे कोई पावर नहीं थी। LG सलाह देती थी, LG सलाह मान लेता था, नहीं मानता था। तो इसके पास जो मैक्सिमम वो था वो परामर्श देने का, कंसल्टेशन का ही काम था। विधायन करती वो भी विधायन जो है LG पे डिपेंड करता था, कैसे क्या होगा नहीं होगा। और फिर एक चीज़ जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि जो मेजर यहाँ की सिविक एजेंसियाँ हैं, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये बड़ा पार्टिसिपेशन है जो लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। ये सर्विसेज जो है ये जो है MCD के अंडर में थी। उसके पास इस तरह की संस्था भी नहीं थी कि जिसके थ्रू वो दिल्ली को गवर्न कर सके। तो ये जो नेचर था इसका ना, इसके नेचर में ये था कि इसको पावर नहीं थी, और जो इसके जो जिनको ये गवर्न करती थी जिन संस्थाओं को, वो भी जो है इस तरह से नहीं थी जैसा हमने बताया कि डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकें। 66 से लेकर अगर 90 तक देखोगे तो अमूमन होता था कि राज्य की मांग होती रही यहाँ पे, और विरोधाभास भी होता रहा होगा। हाँ, राज्य की मांग कंटिन्यूसली होती रही, लेकिन उसको जो है हम लोग पोल फ्लैश के अगले एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि वो लंबा वो संघर्ष है। उसके लिए जो 80 के दशक में जो है लोग सड़कों पे भी है, प्रोटेस्ट भी किया राज्य की मांग के लिए, वो एक अलग चैप्टर है इसका कि किस तरह से दिल्ली के लोगों ने राज्य का दर्जा मिले उसके लिए संघर्ष किया दिल्ली की सड़कों पे। उसका क्या प्रोसेस रहा है उस पर हम लोग अगले अपने पोल फ्लैश के अंक में जानेंगे। लेकिन ये समझना वाले जरूरी है कि ये जो महानगर परिषद थी, बेशक इसकी शक्तियाँ जो है सीमित थी, लेकिन इसने दिल्ली को कई सारे बड़े नेता दिए हैं। जैसे हमने एक नाम लिया लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो महानगर परिषद के अध्यक्ष थे। विजय कुमार मल्होत्रा जी
वो मुख्य कार्यकारी पार्षद पहले रहे हैं इसके। HKL भगत जी, ये भी जो है इसके महानगर परिषद से सदस्य थे। भिखू राम जैन जी थे, मदन लाल खुराना जी थे, सिकंदर बख्त साहब थे, और चौधरी भरत सिंह जी थे। तो ये कुछ बड़े नाम जो हैं वो महानगर परिषद के थ्रू जो है दिल्ली की पॉलिटिक्स से होते हुए नेशनल पॉलिटिक्स में भी अपनी धमक दिखाई है। और इसके बाद का जो डेवलपमेंट है वो हम लोग पोल फ्लैश के अगले अंक में बात करेंगे। हमारी बातचीत से जैसा समझ आया है कि जैसे जैसे सियासत ग्रो कर रही थी इधर पे, भले ही राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा था, पहले जो मुख्यमंत्री थे वो उसके लिए आवाज़ उठाते थे, तो धीरे धीरे आप जैसे बता रहे हैं कि अगले एपिसोड में जानेंगे कि लोग कैसे आवाज़ उठाने लगे, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं जब चुनाव में वो हिस्सा लेते थे तो उनको सियासत समझ आती थी, उनको मुद्दों की पहचान थी, उन्हें ये मालूम था कि जब कोई चीज़ उन्हें नहीं मिले तो कोई ऐसी सरकार हो जो उनको अच्छे से सुने और उस पर काम भी हो। और कई ऐसी भी चीज़ें हुई जो सियासी जो भट्टी थी उसमें से दिग्गज नेता उभर के आए। जल्द मिलते हैं पॉल फ्लैश के एक नए एपिसोड के साथ। इससे पहले कि अगर आपने एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देखिए और हमें बताइए कमेंट करके कि आपको कैसे लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे लोग भुलाते जा रहे हैं और हम लोग इन एपिसोड के माध्यम से इस वक्त जो है उसको रिकॉल करना भी जरूरी है। हाँ, क्योंकि हम दिल्ली का मूड जो है वो पूरा पॉलिटिकल हो गया है। पूरी की पूरी दिल्ली जो है सियासत के रंग में रंगी है। दिल्ली अपनी सरकार चुनने जा रही है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। हाँ, इसको समझना ज़रूरी है। और हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड में मुलाकात करते हैं। अगर आपको पसंद आता है एपिसोड तो इसको कृपया लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं दीपक कार्की, वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।